तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के क्या क्या रेगुलेशंस हैं और गवर्नमेंट का बिजनेस के डेवलपमेंट में क्या क्या रोल है। अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है वो हम ज़रा देखते हैं। गवर्नमेंट मेनली तो दो तरह की पॉलिसीज़ बनाती है जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। एक तो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाई जाती है आपके आरबीआई द्वारा। जो आपके जो सेंट्रल बैंक है आपका वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं आरबीआई। और जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती हैं वो बनती हैं आपके आरबीआई द्वारा। आरबीआई इनको बनाती है, रेगुलेट करती है और मॉनिटर करती है। ठीक, तो हम इसमें क्या क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके टूल्स क्या हैं, इस चैप्टर में हम ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, थोड़ा अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री। अब यहाँ पर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री कौन है, अपना आरबीआई। ठीक, जनरली ए सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। जनरली ए सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी by exercising its control over interest rates in order to maintain price stability and achieve high economic growth। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल होती है आपके जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा जो पॉलिसीज कंट्रोल होती है, किसके लिए, जो आपकी मनी सप्लाई है, जो आपकी मनी सप्लाई। अब जैसे कंट्री में जितनी भी मनी सर्कुलेट हो रही है, मान लीजिए अभी जो हमारा मोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें जो हमारा एक फैक्ट था तो उसमें ये कहा गया था कि लगभग 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए हम लोगों का वापस आया था। तो उस समय मतलब कि इतनी मनी अपनी सर्कुलेट हो रही थी कंट्री में, इतनी मनी आपकी कंट्री में सर्कुलेट हो रही थी। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो मनी सर्कुलेट होती है, ये जो मनी सर्कुलेट होती है वो कहाँ से इशू होती है, आरबीआई से। वो आरबीआई से सर्कुलेट होती है। आरबीआई पैसा इशू करता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से फिर लोगों के पास जो योजनाएं बनती है ना, जो आपकी बहुत सी पॉलिसीज बनती हैं वो क्या होती हैं, गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर ही बनाती हैं। ठीक, तो वो जो है, हाँ, तो हमको अपने जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो ये डिसाइड करती है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक, अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमारे यहाँ जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। वो कैसे होगा, जब हम जो पैसा खर्च करते हैं, जो हम पैसा खर्च करते हैं उसी से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। जो ज़्यादा अच्छा पैसा खर्च करता है, जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो इसका मतलब कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड आपका सही है। आपने देखा होगा कि जो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है उनका लिविंग स्टैंडर्ड आप अलग होता है, और जिन लोगों के पास पैसा कम होता है उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उससे क्या हो कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। जो आप जिसके पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्च करता है, जब ज़्यादा खर्च करेगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लेकिन किसी के पास ज़्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा है, तो जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो इस तरह से रखी जाएं ताकि सभी लोग उन वस्तुओं का उपभोग कर सकें। हाँ, वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो सब लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वो बहुत अमीर है, वो इस तरह की लाइफ स्टाइल जी रहा है, तो ये क्या है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड है। तो हर आदमी की एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हर आदमी की एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स या प्रोडक्ट होते हैं, उस मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट के जितने भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं उनकी प्राइस गवर्नमेंट इस तरह से रखती है कि उनको वो चीज़ें परचेज करने में या लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास
आपको क्या मेन बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे क्या होती है? फूड, वाटर, रहने के लिए घर, पानी, कपड़े, इस तरह की चीजें जरूरत होती हैं। तो इनकी कीमतें इस तरह से रखी जाती हैं ताकि सभी लोग उन वस्तुओं का उपयोग कर सकें। ठीक, हाँ, बस ये है इसमें क्वालिटी वाइज आप बात करें तो क्वालिटी वाइज क्या होता है, कोई ज्यादा महंगी पहनता है, कोई सस्ते पहनता है, बस। लेकिन होता क्या है, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी पूरी हो जाती है। तो हम ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उससे क्या होता है, जो कंट्री में मनी सर्कुलेशन होता है उसका पूरा कंट्रोल इस तरह से रखा जाता है ताकि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव हो। जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो उसकी ग्रोथ हो और उसका डेवलपमेंट हो। अब यहाँ पर इंडिया में देखिए, इन इंडिया द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो अपनी कंट्री इंडिया में है वो सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज टू डिजाइन एज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो अब ये आरबीआई क्या करती है, ये प्राइस स्टेबिलिटी को इस तरह से मेंटेन करती है कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहे। आरबीआई क्या करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से बनाती है कि आपकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे। आप जब पढ़ते हैं कि जीडीपी क्या होती है, कैश रिजर्व, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब कहाँ से रिलेटेड है? ये सब आपके मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। ये सभी चीजें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हैं जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब देखिए, द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी विच रेगुलेट्स द लेवल ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जो द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी का वो पार्ट जो रेगुलेट करता है किसके? मनी सर्कुलेशन को। इकोनॉमिक पॉलिसी का वो पार्ट जो मनी सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, किस लिए? ताकि आपके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सकें। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पॉवर्टी को हटाना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना हो, इस तरह के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको मेंटेन रखने पड़ते होते हैं। जब आप देखते हैं कि जब चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, अभी आप देखते हैं कि जो ऑयल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ऑयल के जो जिससे ऑयल निकलता है उसका प्रोडक्शन मान लीजिए कम हो गया या लोगों ने डंप कर लिया, तो उससे क्या होता है, चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो सभी लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। अब खाना तो सबको जरूरी है, तो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फिर उसको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। इन इंडिया आरबीआई कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज अनाउंस्ड ट्वाइस ए ईयर। जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो साल में 2 बार अनाउंस की जाती है, साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है। थ्रू विच आरबीआई रेगुलेट द प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ फॉर द इकोनॉमी, जिसके जरिए आरबीआई क्या करती है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है, जिसके जरिए आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है। पहली कब होती है? ये होता है स्लैक सीजन। स्लैक सीजन पॉलिसी अप्रैल से सितंबर के बीच में जो मॉनेटरी पॉलिसी पहली होती है, स्लैक सीजन पॉलिसी, वो अनाउंस होती है अप्रैल से सितंबर के बीच में। और जो दूसरी है बिजी सीजन पॉलिसी, वो होती है अक्टूबर से मार्च के बीच में। ये 6 मंथ की 2 आपके पास पॉलिसी है, 6 मंथ की 2 आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई अनाउंस करती है साल में 2 बार। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इससे पूछा जा सकता है। ठीक, नाउ अब इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखिए। जीएनपी, आप कहते हैं ना कि जो जीडीपी है, जीएनपी है, ये कैसे घटता बढ़ता है? ये सारी इन्हीं पॉलिसी से घटता बढ़ता है। जैसे जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, आप उसको जैसे यहाँ पर बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी कंट्री द्वारा जितनी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या है। सी, हमारे पास जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या कहता है? सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स, नेट एक्सपोर्ट। ये आपके
जीएनपी में इंक्लूड होते हैं, ये आपके जीएनपी में इंक्लूड होते हैं, और इन्हीं से आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्टेड होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, नाउ CIX can be influenced by the monetary policy, which can also influence the private consumption and investment spending and export and import। अब CIX मतलब कि जो आपका प्राइवेट कंजम्पशन है, जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, और जो आपका नेट एक्सपोर्ट है, वो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मतलब कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी बनाते हैं या कोई चेंज करते हैं तो इनमें जरूर चेंज होगा, इनमें इन्फ्लुएंस होगा। कैसे, अभी आगे देखते हैं। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है इसमें चेंज हो जाता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने से। अब देखिए इसका एक इम्पैक्ट और मैं बता दूं कि जब इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो जो अमीर होता है उनको क्या फर्क पड़ता है, और जो हमारे यहाँ पुअर पर्सन होते हैं या मिडिल पर्सन होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास डिसाइड करते हैं, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है। आपने देखा होगा कि जो ये पैंडेमिक का सीजन था, ये पैंडेमिक का सीजन था, उसमें जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उसी पर उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, उसी पर उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट ने है वो क्या किया था, आपको कुछ फूड के लिए आपको कुछ प्रोवाइड किया था, कुछ आपको इनकम भी आपको दी थी, मंथली कुछ आपको चार्जेस दिए थे, कि जिससे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहे, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंतर्गत आता है, लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, याद रखिएगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ से, जो मनी जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो लोगों के लिए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ठीक, तो ये आपका आएगा जी के अंदर, जो जी के अंदर है। नाउ अब जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको पहले एक एक पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। दूसरा है कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। तीसरा है प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। चौथा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेंटरीज। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड फूड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। द नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। द नेक्स्ट इज टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड द नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द रिजिडिटी। अब ये जरा हम जितने भी ऑब्जेक्टिव है एक एक करके इनको जरा डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला है प्राइस स्टेबिलिटी। द प्राइस स्टेबिलिटी implies promoting economic development with considerable emphasis on price stability। प्राइस स्टेबिलिटी का हर चीज की एक कीमत होती है, हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी सरकार ने कुछ कीमतें डिसाइड कर रखी है और आपको उन्हीं कीमतों के, उन्हीं जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सेल करना है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है वो क्या करती है, हर चीज की एक प्राइस रखती है, एक प्राइस रखती है। वो किस बेस पर रखती है, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है क्या, कि आपको इससे ज्यादा लिमिट, आप इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। वो किस लिए, ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो हमारे पास जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो तब बनती है जब हर चीज इस तरह से रखी जाए कि उसका लोगों तक ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोग कर सकें। अब एक चीज देखिए कि जैसे कुछ आईफोन है तो आईफोन कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वहीं कुछ एंड्रॉइड फोन ऐसे हैं जो मोस्टली सभी लोगों के पास होते हैं। तो ये क्या है, हमें प्राइस से, अपनी प्राइस स्टेबिलिटी इस तरह से मेंटेन करनी है कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमें अपनी प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है हमारे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक, नाउ द सेंटर ऑफ फोकस इज टू बी facilitates the environment which is favorable to the architecture that enables the development projects to run swiftly while also maintaining reasonable price stability। Now जो केंद्र होता है, the center of focus क्या होता है, हमारे क्या है, is to facilitate the environment। हमें इस तरह का environment provide करना है या हमें create करना है which is favorable to the architecture। architecture मतलब तो आपका infrastructure
दैट इनेबल्स द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। जो हमारा मेन फोकस क्या है कि हम इस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करें जिसका मेन फोकस जो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसमें हम क्या है प्राइस स्टेबिलिटी को रीजनेबल और मेंटेन कर सकें। हमारे पास हम इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारा जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो सब हमारा सस्टेन रहे। सस्टेन का मतलब हमारी रेगुलर बनी रहे। ठीक, तो हमारे पास जो मेन फोकस है मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या है, हमारे पास वो है कि हमारा ये सब मेंटेन बना रहे। नाउ द नेक्स्ट वन इज हमारे पास कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। अब देखिए इसमें क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का एक बहुत जरूरी फंक्शन एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट का मतलब होता है जो हम उधार वगैरह देते हैं। RBI the controlled expansion of bank credit and money supply with special attention to seasonal requirement for credit without affecting the output। अब इसका क्या है, मनी सप्लाई आरबीआई पैसा किसको देती है, बैंक्स को। और वो पैसा क्यों देती है, ताकि जब उसको वापस मिले तो बैंक से वो कुछ चार्जेस भी लेती है। उनको आप जैसे CRR, SLR ये सब होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं जो आपको आरबीआई को देने पड़ते हैं। ठीक, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज द कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। सबसे एक ये है कि जो बैंक क्रेडिट, बैंकों को पैसा देना और कंट्री में मनी की सप्लाई को मेंटेन रखना। मनी सप्लाई कौन करता है, बैंक। ये सारा पैसा है आपको बैंकों से ही निकलता है और बैंक को पैसा कौन देता है, आरबीआई। इस तरह से कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम मनी सप्लाई कर रहे हैं, हम उसको क्या करें, जो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हम उसको अचीव कर सकें। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा आउटपुट क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप हो। तो आरबीआई इस तरह से मनी सप्लाई करती है बैंकों को कि उसका आउटपुट इफेक्ट ना हो, मतलब जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं वो इम्पैक्ट उन पर ना पड़े। तो जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है तो क्या करती है, बैंकों को क्रेडिट देती है प्लस मनी सप्लाई करती है। मनी सप्लाई किसके जरिए, बैंकों के जरिए। जो बैंक्स होते हैं उनके जरिए मनी सप्लाई वो करती है। नाउ प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड, द एम हियर इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय रिस्ट्रेनिंग नॉन एसेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब कहते हैं कि हमें मेन जो टारगेट है वो क्या है, हमारा टारगेट क्या है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं। आप जो जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में फ्रिज, कूलर, एसी, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, जब आप वर्क करते हैं तो आपको कोई ना कोई पैसा देता है ना। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप कहीं कुछ भी कोई काम करते हैं तो आपको पैसा वहां से मिलता है, जो आपका रिक्रूटर या आप जिसके यहाँ काम करते हैं आपको पैसा वहां से मिलता है। अब उसको पैसा कहाँ से मिलता है, उसको पैसा कहाँ से मिलता है, वो सब करने के लिए वो आपको पैसा क्यों दे रहा है, वो इसलिए पैसा आपको दे रहा है ताकि आपने उसका काम किया है। जब उसका आपने जो भी काम किया है उसके बदले में आपको पैसा मिला, अब वो भी तो किसी के लिए काम कर रहा होगा, उसको भी पैसा मिलेगा, उसको भी कहीं से पैसा मिल रहा होगा तभी तो वो दे रहा है। तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ से आता है, बैंक से। ये पैसा आता है बैंक से, जो धीरे धीरे क्या होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक लेवल से दूसरे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। और ये मनी सप्लाई इस तरह से चलती रहती है, ये मनी सप्लाई चलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी, मान लीजिए रिलायंस है या आपका टाटा है या आदित्य बिरला ग्रुप है या आपका अडानी ग्रुप है, इस तरह की ये बड़ी बड़ी कंपनी है। इनको पैसा कहाँ से मिला, इनको पैसा मिला बैंक से। बैंक से इन्होंने पैसा लिया, इसके बाद इनके यहाँ जितने भी वर्कर एम्प्लॉय काम करते हैं सब वो उसको पैसा देते हैं, किस फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में। फिर वो सब लोग खर्च करते हैं कहाँ पर, जो ये कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं। तो जिसके पास जितना पैसा होगा उतना ही वो खर्च करेगा, जिसके पास जितना पैसा, ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही खर्च करेगा, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतनी ही उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब कि कंपनी को और प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो ज्यादा पैसा होता है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई का मेन फोकस क्या है कि उसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। और कैसे, कैसे, इस तरह से कि उसका जो
नॉन प्रॉफिट वाला है, जो कुछ ऐसा वेस्टेज है उसको कम करके, मनी का जो वेस्टेज है, इस जो हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, इस तरह के प्रोडक्ट में ना इन्वेस्ट करें जहां पर उसका वेस्टेज हो, जहां पर उसका वेस्टेज हो। हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर हमका उसका पॉजिटिव आउटपुट मिले और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। द नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज, overfilling of stocks and products becoming outdated due to excess of stock often results in sickness of the unit। ये क्या है? मान लीजिए आपकी कंपनी है, कोई एक कंपनी है जिसमें आपने ओवर फिलिंग स्टॉक कर लिया। ओवर फिलिंग का मतलब आपने इतना ज्यादा माल भर लिया कि अब उसको आपको क्या है, उसकी मेंटेनेंस में ही आपको काफी खर्च आ रहा है, आपको उसके मेंटेनेंस में ही ज्यादा खर्च। मान लीजिए आपकी एक कोई कंपनी है चॉकलेट बनाने वाली, चॉकलेट या बिस्किट या आप ऐसा कोई फूड आइटम मान लीजिए जिससे आपका फ्लोर आटे का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिस्किट या ब्रेड बना रहे हैं, ठीक। आपने क्या किया, सीजन आया, आपने बहुत ज्यादा आटा भर लिया, आपने मान लीजिए 500 टन आटा भर लिया या गेहूं भर लिया। अब क्या है, आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको मेंटेन करें। तो सबसे पहले उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट, दूसरा सीजन की वजह से, अब जैसे बरसात का सीजन चल रहा है तो उसमें आपको ज्यादा और कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उसकी सेफ्टी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे, आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आप उतना आउटपुट ना निकाल पाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। तो हमें इसमें क्या करना है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो कहती हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री को एक लेवल तक ही स्टोर कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री को एक लेवल तक ही स्टोर कर सकते हैं। इसका एक और चीज होती है, एक चीज और ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सीजन में भर लेते हैं, मान लो जिनके पास सब कुछ है, वो उसकी कॉस्ट को मेंटेन कर पा रहे हैं, सेफ्टी भी कर पा रहे हैं, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा भर लेते हैं तो उसकी मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। उस प्रोडक्ट की मार्केट में जब शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी कीमतें बढ़ने लगेंगी। भाई रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आप सीजन आया, सीजन में किसान ने गेहूं अपना सेल किया, ठीक। अब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करते हैं कि किसानों से सारा गेहूं इकट्ठा लेकर के भर लिया, अब उनके पास सारा गेहूं पहुंच गया, अब क्या करेंगे, उस व्हीट को वो अपने मन माने दाम पर बेचेंगे। मार्केट में तो शॉर्टेज है ही है, अब वो अपने मन माने दाम पर बेचेंगे। इसलिए भी गवर्नमेंट कहती है कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा उसको फिल नहीं कर सकते, जो आपका स्टॉक या इन्वेंट्री है एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जिसमें उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस उनका बेनिफिट उठा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वजह से फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया कि इन बिल्स को वापस लिया जाए। उनको ये डर है कि मान लीजिए हमने अभी, आप जो है सीधा डायरेक्ट खरीद रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, किसानों से सीधा दाम पूरा खरीद लेंगे सस्ते माल पर। भाई मजबूरी हो जाएगी कि किसान बेचे कहाँ, जब उसके पास उसका खर्चा कहाँ से आता है, यही होता है ना खर्चा, कि वो जो है अपना जब प्रोडक्ट जो बेचेगा उससे उसको पैसा मिलेगा। अब पूरे साल भर उसका उसी से खर्चा चलता है, मान लीजिए 3-4 महीने साल भर जो उसने उगाई है, अब जब उसको खर्चा चलाने की बात आई है तो उसको बेचकर खर्चा चलाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी कीमत पर चाहेगा, वो कहेगा कि मैं आपका जो पूरा व्हीट है या आपका पूरा ग्रेन्स जो है इस कीमत पर लूंगा। अब चूंकि उस फार्मर को पैसे की रिक्वायरमेंट है दूसरी अगर अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो क्या करेगा, उसका मजबूरी में बेचना पड़ेगा। और वही चीज जब ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रख लेगा तो क्या होगा, उससे ये होगा कि अब उसके पास जब पूरा माल आ जाएगा तो उसको वो अपने महंगे दामों पर बेचेगा, उसको महंगे दामों पर बेचेगा। क्यों, किसान के पास इतने संसाधन, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको उतना संभाल कर, उतना मेंटेनेंस करके रख पाए। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास गोडाउन होते हैं, वो वहां पर मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन फार्मर के पास तो ये सब होता नहीं है, उसके पास तो खेत और छोटा सा घर, उसी में उसको अपना करना पड़ता है सारा। तो उसको जब टाइम पड़ता है, जब वो शॉर्टेज हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करते हैं, महंगे दामों पर बेचते हैं। So to avoid the problem, the Central Monetary Authority carries out this essential function of restricting the inventories. तो प्रॉब्लम से बचने के लिए जो सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है वो क्या करती है, वो इन्वेंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप इतने से ज्यादा आइटम नहीं रख सकते हैं, इतनी क्वांटिटी पर ही आपको रखना पड़ेगा।
देखिए आगे दिया हुआ है क्या, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड इडल मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इडल मनी का मतलब कि जब आपने इतना ज्यादा पैसा उसमें खर्च कर दिया तो आपका क्या है, उतना पैसा एक जगह डंप हो गया, उतना पैसा एक जगह डंप हो गया, तो इससे क्या है, वो मनी सप्लाई रुक जाती है, मनी सप्लाई। अब मान लीजिए इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि मार्केट में जो आरबीआई ने है 16 लाख 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट में सप्लाई के लिए उतारा, तो उसका क्या टारगेट था कि ये सब लोग इसका इस्तेमाल करें जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और वो सब लोग इसका खर्चा करें। ठीक, अब मान लीजिए कि 20 लाख करोड़ में से आपके 10 लाख करोड़ किसी एक के पास चले गए, 10 लाख किसी एक करोड़ एक पर्सन के पास चले गए, अब वो पैसा उसने डंप कर लिया, अब वो खर्च नहीं कर रहा। तो जो आरबीआई थी तो उसने इशू किया था इस वजह से कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को इतना पैसा रिक्वायरमेंट है, अब वो आधे से आधा पैसा तो एक ही पर्सन के पास चला गया, तो अब जो बाकी का बचा पैसा है, जो बाकी का बचा पैसा है वो क्या होगा, बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें मनी सप्लाई होगी, तो उससे क्या है, वो लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट नहीं होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, वो किसी एक ही के पास होकर के रह जाएगा। इसी वजह से ये कहा जाता है कि मनी सर्कुलेशन या मनी सप्लाई रेगुलर चलती रहनी चाहिए मार्केट में, मार्केट में मनी सप्लाई या मनी सर्कुलेशन रेगुलर चलता रहना चाहिए। अगर वो कहीं एक जगह पैसा डंप हो जाता है तो उससे फिर क्या होता है, अपनी इकोनॉमी डेवलप नहीं होते। आप जो देखते हैं जो घोटाले होते हैं या 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ के घोटाले करते हैं, वो इसी वजह से हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ही लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। एक यही कारण है कि जो अमीर और गरीब के बीच में एक हाई बनी रहती है, गैप बिटवीन रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन। आगे देखिएगा इसमें लिमिटेशंस में होगा भी वो। ठीक, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि इस पॉलिसी के द्वारा जो हमारी इडल मनी है एक वो, और जो ओवर स्टॉकिंग है हम उसको मेंटेन कर सकें। द नेक्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड फूड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड फूड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन, इसमें क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी पेज स्पेशल अटेंशन इन ऑर्डर टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड फैसिलिटेट द ट्रेड। हम ये क्यों करते हैं? और एक चीज और, फूड प्रोक्योरमेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। हम इसमें क्या करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से बनाई जाती है उनका मेन फोकस होता है ट्रेड पर, हम एक्सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें। ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब कि जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतनी ही मनी सप्लाई का सर्कुलेशन होगा, उतनी ही मनी का सर्कुलेशन होगा। जितनी ज्यादा आप सप्लाई करेंगे, सर्कुलेशन होगा, उतना ही ज्यादा आपका ट्रेडिंग होगी, तो जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतनी ज्यादा मनी सर्कुलेशन होगा। तो उसका मेन अटेंशन ये रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग का मतलब कि सामान खरीदें और बेचें। भाई पैसा खर्च कब होता है? जब आप बाई या सेल करते हैं, बाई या सेल कर, कोई भी चीज खरीदनी होगी पैसा खर्च करेंगे, ठीक, या आपको बेचनी है तो आपको पैसा मिलेगा। ये ट्रेडिंग बहुत जरूरी है, ये ट्रेडिंग जरूरी है। इस ट्रेडिंग से क्या होता है कि आपका मनी सर्कुलेशन होता रहता है, मनी सर्कुलेशन होता रहता है। और इससे एक्सपोर्ट जितने भी ट्रेडिंग जब ज्यादा होगी तो हमारे पास ज्यादा एक्सपोर्ट के चांसेस होंगे। एक्सपोर्ट जब होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ेगा। हमने पीछे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये सारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। जब फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक। और इससे क्या होगा, फूड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। मॉनेटरी पॉलिसी का एक ये भी होता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोवाइड कर सकें, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोवाइड कर सकें। इसमें क्या है कि इसलिए किसानों को, फार्मर्स के लिए या ऐसे मजदूरों के लिए जो इससे रिलेटेड हैं, उनको हम लोन के लिए या उनको पैसा देने के लिए और बहुत सी पॉलिसीज बनाते हैं। आपने देखा होगा, वो अलग बात है कि मिलती है या नहीं मिलती है, अलग है, लेकिन फार्मर्स के लिए बहुत सी ऐसी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज बनी हैं जिसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी जब फार्मर्स लोन पे नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट उनका लोन माफ भी कर देती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक स्वतंत्र ऑब्जेक्टिव है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड फूड प्रोक्योरमेंट, आपको
एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करना है। और एक्सपोर्ट कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक। द नेक्स्ट वन इज डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट मतलब कि उधार देना। मॉनेटरी अथॉरिटी हैज कंट्रोल ओवर द डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड स्मॉल बोरोवर्स। ठीक। ये क्या करती है? दिस पॉलिसी डिसाइड्स ओवर द स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ क्रेडिट दैट इज टू बी एलोकेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड स्मॉल बोरोवर्स। कहते हैं कि जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो इस तरह से बनाई जाती है कि जो उसका बेनिफिट है, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ये कम पैसा उधार लेने वाले हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनी है ताकि छोटे सेक्टर से है वो ज़्यादा बोरोइंग करें और उससे उनका डेवलपमेंट हो। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहीं पर बैंक जो है क्या करते हैं? जस्ट इसका उल्टा। कुछ कारण देखिए कि अपने देश कंट्री में अमीर अमीर क्यों, गरीब गरीब क्यों। जब बैंक होते हैं तो क्या करते हैं? अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपको इजीली पैसा मिल जाएगा, आपको इजीली पैसा मिल जाएगा। और वहीं आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो आपको पैसे के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वही जब जो बड़ा बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है? फिर हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर के फरार हो जाता है। अब देखिए, इतना लोन, मान लीजिए कि जैसे आपका 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लोन लेकर के एक पर्सन चला गया, एक पर्सन चला गया, तो उतने अमाउंट से, उतनी मनी से कितने लोगों का वेलफेयर हो सकता था। अब एक ही अंदाजा लगाइए, अगर एक पर्सन मान लीजिए 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग जाता है तो उस पैसे से कितने लोगों की तो बात छोड़िए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट, सिटी के सिटी का डेवलपमेंट हो सकता था, पूरी सिटी का डेवलपमेंट हो सकता था, जो कि केवल एक पर्सन लेकर के भाग गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो बनी है कि आपको स्मॉल बोरोवर्स को देना है, जो स्मॉल बोरोवर्स हैं उनको दीजिए, लेकिन होता जस्ट इसका उल्टा है। यही कारण है कि हमारे पास जो गैप है एक हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच में, वो बढ़ता जा रहा है। नाउ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। द पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक एम्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन to all sectors of the economy and all social and economic class of people। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका क्या है कि वो कहती है कि सभी को आप बराबर दीजिए, जो हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने की हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक क्लास है, आप उनमें हर सेक्टर को, हर पर्सन को बराबर से आप उसको लोन दीजिए, आप उसको पैसा दीजिए, उसको फीचर्स, उसको फैसिलिटीज दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। पॉलिसीज, रूल्स तो बहुत बने हैं, हमने अभी कल भी बात किया था, इम्प्लीमेंटेशन हमारा बहुत जरूरी है। तो पॉलिसी तो हमारी है इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसको 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं, तो आपके पास ये भी होना चाहिए कि आपके पास 10,000 ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनको आपने छोटे छोटे अमाउंट भी दिए हों। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो स्मॉल बोरोवर होते हैं वो जल्दी पैसा लेकर के नहीं भागते हैं, लेकिन जो बड़े बोरोवर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को इंसॉल्वेंस डिक्लेयर कर देते हैं या लेकर के फरार हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? पूरा बैंक का बैग फिर घाटे में चला जाता है। और वो पैसा किसका होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेती है? जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, उससे पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। तो क्या हुआ? इतने लोगों का पैसा केवल एक पर्सन के पास चला जाता है। ठीक। द नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है आपकी कुशलता। इट इज अनदर इसेंशियल एस्पेक्ट वेयर द सेंट्रल बैंक्स पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। ये एक और दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जहां पर आपकी आरबीआई काफी ज्यादा ध्यान देती है। कैसे? इट ट्राइज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड tries to incorporate structural changes such as deregulating interest rate, ease operational constraints in the credit delivery system, to introduce new money market instrument, etc. अब ये कह रहे हैं एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब आपके बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उनको क्या है? उनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो, उनके इंटरेस्ट रेट में चेंज हो, जो उनके ऑपरेशंस हैं वो इजी हो जाएं, और जो उनका क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो भी सही हो जाए। तो क्या होगा? या और न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट
आप जो है इन सब में हमें क्या है, एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। अगर ये सब चीजें सही हो जाएं तो हमारे पास क्या है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें सही से काम करने लगे तो मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए भी बनाई जाती है ताकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छी तरह से काम करे। अब वो काम करता है नहीं करता ये अलग बात है। नाउ रिड्यूसिंग द रिजिडिटी, रिड्यूसिंग द रिजिडिटी। अब यहाँ पर देखिए, आरबीआई ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटीज इन द ऑपरेशन विच प्रोवाइड ए कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। आरबीआई कहती है कि आप जो भी रूल्स या पॉलिसी बनाते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि वो इस तरह से हो कि आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो फ्रीडम है वो बनी रहे और उसका दुरुपयोग ना हो, उसका मिसयूज ना हो। नाउ इट इनकरेजेस मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, कि आप जब ज्यादा लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो ज्यादा लोग लेंगे, ज्यादा लोग लेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि आपको डेवलपमेंट होगा, आप जो है ग्रोथ करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ करना, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और डाइवर्सिफिकेशन होगा। इट मेंटेन्स इट कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल सिस्टम whenever and wherever necessary to maintain the discipline and prudence in operations of the financial system। ये क्या करता है, जो आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर कंट्रोल करता है। कभी भी कहीं भी जब भी जरूरत पड़ती है तो आपको उस पर कंट्रोल रहता है, ठीक। नाउ अब देखिए, ये तो हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव। अब देखिए कि इसके टूल्स क्या क्या हैं। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक तो है आपका क्वांटिटेटिव मेजर, दूसरा है सेलेक्ट क्रेडिट कंट्रोल। इसके जो मेन इसके एलिमेंट्स हैं वो है एक क्वांटिटेटिव मेजर और दूसरा है सेलेक्ट क्रेडिट कंट्रोल। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी ऑपरेशन। मॉनेटरी ऑपरेशंस इन्वॉल्व मॉनेटरी टेक्निक्स which operate on monetary magnitude such as money supply, interest rate and availability of credit aimed to maintain price stability, stable exchange rate, healthy balance of payment, financial stability and economic growth। अब कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कुछ टेक्निक्स होती हैं वो ये टूल्स क्या हैं, वो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम इन सब चीजों को मेंटेन करते हैं। क्या क्या, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टेबल एक्सचेंज रेट। यहाँ पर स्टेबल एक्सचेंज रेट का मतलब है जो हमारा इंटरनेशनल करेंसी है उससे एक्सचेंज होने पर रेट जो मिलता है। जैसे हमारे पास किसका हम जो भी परचेजिंग करते हैं किस में करते हैं, डॉलर में। जो हम अदर कंट्री से अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर में करते हैं। तो अगर हमारे पास स्टेबल एक्सचेंज रेट मतलब कि अगर एक्सचेंज रेट सही हुआ, अभी जैसे क्या है, एक जो डॉलर है उसके लिए हमें कितने लगभग 75-76 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अब यही मान के चलिए अगर $1 के बदले में हमें ₹1 देना पड़ता तो कितना हम पैसा बचा सकते थे, समझ रहे हैं। तो ये है स्टेबल एक्सचेंज रेट। हेल्थी बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपके पास फॉरेन रिजर्व कितना है वो हमेशा एक बेटर लिमिट पर होना चाहिए। ये हमने पीछे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़ा है कि हमारे पास इस समय कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व कितना है। जो पिछला 23 जुलाई तक था, आज एक नया डेटा आ गया होगा, जो 23 जुलाई तक था वो था $612 बिलियन, $612 बिलियन का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स के जरिए हम इनको सब मेंटेन रखते हैं। नाउ आरबीआई, द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री, स्टेबलाइज द प्राइस बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इसका क्या करती है, ये हमारे पास जितने भी रेगुलेशंस या पॉलिसीज हैं उनको मॉनिटर करती है जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। इस वजह से ये सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। नाउ आरबीआई टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई अब देखिए कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। नाउ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव मेजर। अब जो इसके क्वांटिटेटिव मेजर थे उसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो,
स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसको बोलते हैं SLR, ठीक है ना। ये सारा सब कुछ ये आपको अभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में, साथ ही बिजनेस पॉलिसी में, साथ ही बैंकिंग सेक्टर में, कंपटीशन में, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप कभी IBPS का फॉर्म भरेंगे, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। तो इसका अभी हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब इसमें क्या है, एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी which involves buying or selling of government securities from or to the public and banks। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट इक्विटीज या शेयर या डिवेंचर या बॉन्ड इशू करती है। गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड इशू करती है पब्लिक के लिए, वो कहाँ से खरीदे बेचे जाते हैं, बैंक के जरिए, बैंक के पास आपको मिल जाएंगे, या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर आप इनको खरीद सकते हैं, ठीक। तो एक ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं जिससे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज या सेल कर सकते हैं। नाउ दिस मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस द रिजर्व पोजीशन ऑफ द बैंक्स यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉस्ट ऑफ बैंक क्रेडिट। अब जो ये मैकेनिज्म है, इससे क्या क्या अफेक्टेड होता है, जो रिजर्व पोजीशन ऑफ द बैंक, बैंक के पास कितना रिजर्व है, यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉस्ट ऑफ बैंक क्रेडिट। देखिए जैसे अगर अपने यहाँ देखें तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ द आप ऑपरेशंस देखें तो SBI के पास हैं। अगर इस तरह से देखें तो देश का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है आपका SBI। देश का जो सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसका रीजन ये है कि उसके पास गवर्नमेंट के ही इतने ऑपरेशंस हैं कि वो हमेशा बिजी रह सकता है। उसके पास इतने ऑपरेशंस हैं गवर्नमेंट के कि वो उसके पास काफी ज्यादा रिजर्व बना रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि SBI के कभी आप जाएंगे तो वहां पर जो पब्लिक सर्विसेज हैं आप देखेंगे कि उसका उतना ज्यादा वो ध्यान नहीं देते। क्यों? ऑलरेडी उनके पास इतना रिजर्व रहता है, गवर्नमेंट के इतने ज्यादा काम होते हैं तो उसमें वो ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक। The RBI sells government securities to contract the flow of credit and buys government securities to increase credit flow। अब कहती है कि जो RBI है वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती हैं टू कॉन्ट्रैक्ट फ्लो द क्रेडिट, जो क्रेडिट के फ्लो के बनाए रखने के लिए, एंड बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो। जो RBI है वो क्या करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करती है और खरीदती है, दोनों तरह से सेल और बाई दोनों होता है, जिससे उसका क्रेडिट मेंटेनेंस बना रहता है, क्रेडिट फ्लो बना रहता है, ठीक। नाउ द ओपन मार्केट ऑपरेशंस मेक्स बैंक रेट पॉलिसी इफेक्टिव एंड मेंटेन्स स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। बैंक रेट क्या होता है, हर बैंक का अपना एक अलग रेट होता है, जो बैंक रेट एक वो होता है जो RBI इशू करती है। RBI क्या करती है, एक बेस रेट होता है जिसको बैंक रेट बोलते हैं। उस बेस रेट से, बैंक रेट से क्या होता है, बैंक अपना जो आपने देखा होगा लोन पर इंटरेस्ट रेट, या आपके सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट, या आपके जो FD इश्यूज होती हैं उस पर इंटरेस्ट रेट, या आप जो ओवरड्राफ्ट होते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट, जो भी ये होता है वो उनके बैंक रेट से अफेक्टेड होता है। तो ये कौन बनाता है बैंक रेट, बैंक रेट डिफाइन करता है RBI, बैंकों के लिए बैंक रेट इशू करता है RBI। तो ओपन मार्केट मेक्स बैंक रेट पॉलिसी इफेक्टिव एंड मेंटेन्स स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है तो उससे क्या है, बैंक रेट जो पॉलिसी है RBI की वो इफेक्टिव होती है, वो इफेक्टिव होती है, और उससे क्या होता है, उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट रेट देखिए, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट ऑल्सो नोन एज द डिस्काउंट रेट, इसको डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द RBI फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स और लोन टू द बैंकिंग सिस्टम। अब देखिए बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वो रेट है
जब आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देती है या किसी भी बैंकिंग सिस्टम को लोन देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो कहलाता है बैंक रेट। ठीक। अब यार आप सोचिए कि बैंकों के पास कितना पैसा होता है, उनको भी लोन की जरूरत पड़ती है। बैंक लोन देते हैं कस्टमर्स को, और जो आरबीआई लोन देती है वो किसको देती है? बैंकों को। तो आप देखें कि जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं वो कहलाता है आपका बैंक रेट। ठीक। ए बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच अ नेशंस सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द डोमेस्टिक बैंक। अब जो है इसमें क्या कि अगर आप किसी बैंक ने आरबीआई से लोन लिया है तो जिस रेट पर वो लोन ले रहा है वो कहलाएगा बैंक रेट। ठीक है ना। नाउ दिस बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसी, एक्सिम बैंक एंड अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें देखिए इसमें पूरा बैंकिंग सिस्टम आ रहा है, वो चाहे नेशनलाइज बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या है? आईडीबीआईएम, सिडबी वगैरह इस तरह के, चाहे आईएफसी हो, चाहे एक्सिम बैंक हो, इस तरह के कोई भी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई से लोन लेता है वो एक निश्चित रेट पर लेगा जिसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। नाउ फंड्स आर प्रोवाइडेड आइदर थ्रू लेंडिंग डायरेक्टली और रीडिस्काउंटिंग और बाइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कॉमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स। अब कह रहे हैं ये जो फंड दिया जाता है, फंड्स आर प्रोवाइडेड आइदर थ्रू द लेंडिंग डायरेक्टली, या तो आप डायरेक्ट मनी दे दें, जो बैंक वगैरह जो लेन लेते हैं वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, या तो डायरेक्ट ले लें, और रीडिस्काउंटिंग और बाइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, या उसके बदले में कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉमर्शियल बिल्स या ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये कुछ बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं, ये खरीदे जाते हैं। ये जो है ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये खरीदी जाती हैं। ठीक। तो आप चाहे डायरेक्ट मनी ले लें या फिर आप ये कॉमर्शियल बिल्स या ट्रेजरी बिल्स इस तरह के मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है आप ले सकते हैं। किससे? आरबीआई से। नाउ इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक्स व्हिच रिजल्ट्स इनटू द रिडक्शन इन क्रेडिट वॉल्यूम टू द बैंक्स एंड हेंस डिक्लाइन द सप्लाई ऑफ मनी। अब देखिए इस समय अगर हम देखें तो अगर बैंक रेट बढ़ेगा, अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? बैंकों को जो लोन है वो महंगे दाम पर मिलेगा, उनको रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो उससे क्या है? बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा तो क्या है? रिडक्शन इन क्रेडिट वॉल्यूम टू द बैंक एंड हेंस डिक्लाइन द सप्लाई ऑफ मनी। अब जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर आपका बैंक रेट बढ़ता है तो आपका मनी सप्लाई भी कम हो जाती है। इंक्रीज इन द बैंक रेट इज द सिंबल ऑफ टाइटनिंग ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक रेट के बढ़ने का मतलब है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सख्त है, आपकी बहुत सख्त है। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है एज ऑफ 1 जनवरी 2013 द बैंक रेट वाज 8.75 एंड 29 अक्टूबर 2013 इट वाज 8.75। लेकिन इस समय जो जून में था, जून में जरा हम देखिए बैंक रेट बता रहे हैं कितना है। बैंक रेट है इस समय 4.25। बैंक रेट कितना है? 4.25। जो उस समय देखिए 8.75 था, इस समय है 4.25। आप समझ लीजिए कितना अंतर है, लगभग 4.5% का अंतर आ गया है 2013 से लेकर के 2021 तक। ऐसा क्यों हुआ? आप देख रहे होंगे कि इस समय जो लोनिंग सिस्टम है, जो क्रेडिट सिस्टम है वो ज्यादा, अब लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने लगे हैं। पहले लोग क्रेडिट कम लेते थे, अब कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं जो इस समय क्रेडिट लोग ज्यादा ले रहे हैं। ठीक। तो इस समय जो बैंक रेट है जो जून 2004 तक का वो है, जून 2021 तक, उस समय बैंक रेट था 4.25%।
जून 2021 का बैंक रेट परसेंट है 4.25। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जनरल अवेयरनेस की बात है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ अब ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कैसे में बैंक रेट कैसे घटता जा रहा है। देखिए 1991 में 12%, 1997 में लगभग 11.5%, 1999 में लगभग 8%, 2001 में लगभग 7.25%। फिर यहाँ से देखिए 2001, 2002, 2011 में ये 6% के आसपास था। 2011 में ये 6% था। फिर आपने 2013 का देखा ही, और इस समय आपका जो ग्राफ है वो है कितना, 4.25%। जो बैंक रेट है इस समय 4.25%। ठीक, नाउ रूल्स ऑफ मनी, CRR। ये CRR क्या होता है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी ये CRR और इसके बाद SLR ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अब अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हाँ, एक चीज और, सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं अपना नाम अटेंडेंस बॉक्स चैट बॉक्स में लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स। सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। द क्लास इज ओवर नाउ। और जिन लोगों ने अपना नाम अटेंडेंस बॉक्स चैट बॉक्स में लिख दिया है दे कैन लीव नाउ, और जिन लोगों ने नहीं लिखा या जिनकी कोई क्वेरी है तो वो चाहे तो रुक सकते हैं।